षोडशी के बाद जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थी। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो। शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती जो यह नक्शा सरलता से हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2 एक दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपये न भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो तो कुछ पता लग जाएगा। कुछ भी न हो तो रुपये ही तो जाएंगे। 10 रुपये का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा हो। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दी और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज मैं न आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाए और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे न कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाव लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्ठी जल रही हो। भूखा जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। भाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय हाय, लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र ही नहीं, मैं मर जाऊं या जी जाऊं। इन्हें 3 वक्त खाने को चाहिए, 3 दफे पानी पीने को, बस, और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2 4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, पेट जाइए बहू जी, आप कहती है, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा। ऐसा ऐसा रगे दूंगा कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहां भी आत्माएं इसी तरह रहती है। इसी तरह वहां भी कचहरियां है, हाकिम है, राजा है, रंक है, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है,
वहां भी अलमद हो जाऊंगा और खूब मजे के साथ अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से वे बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही झालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा? सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सूझती है। अब वहां न जाऊंगी, नहीं तो ऐसी ही कोई बात फिर वह कहेंगे और मैं बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्छृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है। जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी उलझुल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट बग हो गया, मेरा पेट बग हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर वह बराबर यही रटे जाते थे। पेट भग हो गया, पेट भग हो गया। आओ कमरे में चलो। रतन, मेरे साथ न चलोगी? चालपा, आज तो न चल सकूंगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती। दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना। तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह है? मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो। बंगले को बेच देने को कहते हैं। चालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और आग्रहपूर्वक बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में छोड़कर तुम चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई। बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। चालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अखबार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ न जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 मकानों का किराया है, हम दोनों की गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज की मुहरे पर नक्शे देखकर उसने पूछा, ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी? चालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन न ख्याल करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपये कर दो। रुपये मैं देती हूँ। चालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हर्ज नहीं। बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे, पर मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा। अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ता चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ से जाना अच्छा न होगा। चालपा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख रखूंगी। किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहां तो प्रजामित्र की बड़ी चर्चा थी। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजामित्र ही को लिखूंगी। लेकिन रुपये हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या होगा क्या? 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हड्डियां खोकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आधा घंटे के लिए चलो,
तो तुम्हें इसी वक्त रुपया दे दूं। चालपा ने नीमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू, बहू। चालपा लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को जलती हुई दिखाई दी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वेद जी ने इन्हें हाथ के पीसे आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का पिसा आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना शेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने जेब से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कोर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गो है, उनके पास घड़ी भर बैठना गो नहीं। रतन जात के पास जाकर मुस्कुराती हुई माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जात न चलता होगा माँ जी। लाओ, थोड़ा सा गेहूं मुझे दे दो, जरा देखूं तो चलाकर। जागेश्वरी कानों पर हाथ रखकर बोली, नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। अच्छा चलिए, मैं भंडारे में देखूं, गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटल टटल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर झालपा से कहा, बहू, वह झांक पर बैठी गेहूं पीस रही है। उठाती हूँ, उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। झालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी विवशता से बोली, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। झालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था। चालपा ने हंसकर कहा, होरी, आटा महीन हो, नहीं तो पैसे न मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। पहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। चालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे न पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। चालपा, थैले से। रतन, मोले सेर सही। चालपा, मुंह धोआओ, थैले सेर मिलेंगे। रतन, मैं ये सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। चालपा, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई झांत का गीत गाऊं। चालपा, अकेले कैसे गाओगी। जागेश्वरी से, अम्मा, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाए, मैं अभी आती हूँ। चालपा भी झांत पर जा बैठी और दोनों झांत का यह गीत गाने लगी, मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। चांद की घुमर घुमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो चांद का स्वर मानो कंठध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हो।